Okay, guys, so let's start the discussion of exercise 3, question number 1. Comprehension 1 देखो, इसमें एक सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है. स्टूडेंट को G मेजर करना. A student measures G, acceleration due to gravity near the Earth surface by performing an experiment using pendulum. She intends to use the formula time period equals to 2 pi under root L by G. पेंडुलम में एक्सपेरिमेंट 1 में देखो क्या क्या बात हो रही. मास 0.5 kg दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है और पेंडुलम का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर. यश, क्या डाउट है तुम्हें? सॉरी सर, बट पूछ रहा था कि आप डाउट्स ही ले रहे हो ना सिर्फ? मैं सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहा हूँ एक्सरसाइज 3 के. ओके सर. सो देखो यहाँ पे मास, लेंथ और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मतलब वो एम्पलीट्यूड दिया हुआ रहेगा, राइट? एंड शी ऑब्जर्व्स हाउ मेनी टाइम्स द पेंडुलम ऑसिलेट्स इन 1 मिनट. एक्सपेरिमेंट 2 में सारी चीजें सेम है, बस एम्पलीट्यूड को 4 के बजाय 8 कर दिया. मुझे बताओ क्या टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है? टाइम पीरियड के फॉर्मूला को देख के बताओ. टाइम पीरियड इज ओनली डिपेंडिंग ऑन लेंथ एंड जी. थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या चेंजेस हुआ? सेम एज एक्सपेरिमेंट 1, द ओनली चेंजेस मास को 0.25 kg कर दिया. इन एक्सपेरिमेंट 1 द पेंडुलम कंप्लीटेड 20 ऑसिलेशंस इन 1 मिनट. मतलब 60 सेकेंड्स में उसने 20 ऑसिलेशंस किए, 20 साइकिल्स. तो एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 3 सेकेंड्स लगा होगा और इसी को अपन टाइम पीरियड बोल सकते हैं, राइट? और तीनों ही केसेस में टाइम पीरियड सेम होगा क्योंकि सेकेंड एक्सपेरिमेंट में खाली एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहे एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट में खाली मास को चेंज कर रहे. एंड टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड मास दोनों पे ही डिपेंड नहीं करता. इट ओनली डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो टाइम पीरियड अगर 3 सेकेंड्स है तो फ्रीक्वेंसी 1/3 0.33 आ जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑसिलेशंस विल द पेंडुलम कंप्लीट इन 1 मिनट इन एक्सपेरिमेंट 2? सेम ही होगा, 20 ऑसिलेशंस. In experiment 3, the number of oscillations completed will be again same, about 20, right? Comprehension 2, यहाँ पे भी पेंडुलम की बात हो रही है. अच्छा सॉरी, ये कॉम्प्रीहेंशन 1 का ही फोर्थ पार्ट. सो इसमें देखो फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है. द पेंडुलम बॉब डिटैचेस फ्रॉम द स्ट्रिंग राइट व्हेन इट रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स आर्क. तो उसके हाईएस्ट पॉइंट पे बॉब का वेलोसिटी कितना होगा? जब बॉब अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा होगा उस समय वेलोसिटी 0 होगा और इस समय अगर स्ट्रिंग डिटैच हो गया तो ये बॉब नीचे की तरफ फ्री फॉल करेगा ना, स्ट्रेट नीचे जाएगा. सो ऑप्शन डी मैच हो रहा है. ओके. कॉम्प्रीहेंशन 2, सर कुछ डाउट है कॉम्प्रीहेंशन 1 में? बताओ. सर ऑप्शन फोर्थ में ABCD चारों दिए हुए हैं. नहीं, डी होना चाहिए ना, चारों कैसे होगा? एक्सरसाइज 3 का ही देख रहे हो आंसर? कोई कंफर्म कर सकता है चारों दिए क्या? नहीं सर, डी दिया है बस. डी होगा सर. ओके. तुम किसी और एक्सरसाइज का देख रहे हो? एक्सरसाइज 3 की बात हो रही है यहाँ पे. तुम एक्सरसाइज 2 का देख रहे हो? यस सर. ओके. एक्सरसाइज 3 का कॉम्प्रीहेंशन 2, क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है के. इट अटैचेस विद अ मास, एग्जीक्यूट्स एसएचएम. स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है, राइट? और अभी स्प्रिंग को कट करके 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. स्प्रिंग कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू 1/L. तो अगर इसके लेंथ को L/3 करेंगे तो तीनों पार्ट्स का स्प्रिंग कांस्टेंट 3K हो जाएगा. और अभी इन तीनों स्प्रिंग्स को पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं तो K इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा? तीनों को पैरेलली कनेक्ट करने पर तीनों को ऐड कर देंगे 9K. तो दैट मीन्स स्प्रिंग कांस्टेंट ओरिजिनल के कंपैरिजन में 9 टाइम्स हो गया और टाइम पीरियड 1/√K के प्रोपोर्शनल है. तो स्प्रिंग कांस्टेंट अगर 9 टाइम्स हुआ तो टाइम पीरियड 1/3 टाइम्स हो जाएगा, राइट? क्वेश्चन 6, देखो ऐसा टाइप का सवाल भी हमने क्लास में किया था. इफ द स्प्रिंग्स आर अटैच्ड टू द लोड एज शोन इन द फिगर, देन इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इज. सवाल में एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, उनको
यहाँ पे देना चाहिए था कि स्प्रिंग ऑब्जेक्ट को किसी एक स्प्रिंग के अगेंस्ट कंप्रेस किया जा रहा है, उस केस में इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा ये पूछ रहे, राइट? तो अगर मैं इसको x से यहाँ पे कंप्रेस कर रहा हूँ, सो ये वाली स्प्रिंग में kx रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा, और स्प्रिंग S2 में x/2 का एक्सटेंशन होगा, एंड स्प्रिंग S3 में भी x/2 का एक्सटेंशन होगा। तो ये दोनों स्प्रिंग्स kx/2 एंड kx/2 फोर्स लगा रहे होंगे, और ऊपर वाला स्प्रिंग kx फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है, ये एंगल 60। तो इन सब का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, एफ नेट की वैल्यू क्या होगी, kx प्लस 2 टाइम्स kx/2 इंटू कॉस 60। तो इससे एफ नेट 3 kx/2 आ जाएगा, राइट? और पूछा क्या, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका आंसर क्या दिया हुआ है चेक करो। सर डी दिया है। एक सेकंड, कुछ मिस्टेक कर रहे क्या अपन कैलकुलेशन में? सर वो के विल भी मतलब 3k होना चाहिए ना। अच्छा है, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, सॉरी इंडिविजुअल के नहीं, एक्चुअली के था और इंडिविजुअल 3k, करेक्ट। और kx प्लस kx/2, इसको अगर मैं 3k कर दूं तो ये 9kx/2 हो जाएगा, राइट? करेक्ट। तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट को अपन 9k/2 बोल सकते हैं। समझ में आया सबको ये? सर इसको हम जैसे पैरेलल और सीरीज से करते थे वैसे कुछ से होगा क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे एक्चुअली पैरेलल भी नहीं है, सीरीज भी नहीं है। मुझे बताओ सीरीज कनेक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट था, तीनों स्प्रिंग्स के अंदर क्या सेम होना चाहिए, स्प्रिंग फोर्स। और से और पैरेलल कनेक्शन में डिफॉर्मेशन सेम होना चाहिए। क्या दोनों में से कुछ भी सेम है? स्प्रिंग फोर्स भी सेम नहीं है, Yes, sir, डिफॉर्मेशन भी नहीं सेम नहीं है, तो पैरेलल सीरीज से नहीं होगा। तो मैं इसी तरीके से करना होगा, रिस्टोरिंग फोर्स निकाल के। ओके, तो ये जो एफ नेट आएगा वो के इफेक्टिव और एक्स मतलब इफेक्टिव होगा ना, मतलब सबका मिला के। करेक्ट। तो देख बेसिकली इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को x से डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो ये तीनों स्प्रिंग्स मिला के कितना फोर्स लगा रहे, नीचे की तरफ 9kx/2। और इन तीनों स्प्रिंग्स के बजाय अगर मैंने एक ही स्प्रिंग रखा होता विथ स्प्रिंग कांस्टेंट k इक्विवेलेंट, और इस एक ही स्प्रिंग के अगेंस्ट भी अगर मैंने इसको x से ही डिस्प्लेस किया होता तो ये स्प्रिंग को भी सेम फोर्स लगाना चाहिए था। दैट मीन्स k इक्विवेलेंट x, ये वैल्यू 9k/2 टाइम्स x के इक्वल होनी चाहिए, राइट? यस समझ में आ रहा है लॉजिक? तो इससे अपन k इक्विवेलेंट को 9k/2 बोल सकते हैं। ओके, स्प्रिंग फोर्स k, अच्छा सेम कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, 3 पार्ट्स में कट किया। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अरेंजमेंट when the springs are connected in series and to the parallel combination for the same load, कौन से केस में ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी? टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है? 1/√k, राइट? कौन से कनेक्शन में स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, सीरीज कनेक्शन में या पैरेलल कनेक्शन? पैरेलल। तो अगर पैरेलल कनेक्शन में स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है तो पैरेलल कनेक्शन का जो टाइम पीरियड टीपी वो सीरीज कनेक्शन के टाइम पीरियड से कम होना चाहिए, राइट? और यहाँ पे कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है? फर्स्ट सीरीज है एंड सेकंड पैरेलल। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, नॉट टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इन पैरेलल कनेक्शन शुड बी मोर देन सीरीज कनेक्शन। तो ऑप्शन सी मैच हो रहा है, राइट? नेक्स्ट सवाल, कॉम्प्रिहेंशन 3 देखो अभी। 2 लाइट वर्टिकल स्प्रिंग्स 1 and 2, इनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स k और 2k गिवन है। दे आर कनेक्टेड टू लाइट हॉरिजॉन्टल रॉड, रॉड का कोई भी मास नहीं एट इट्स 2 ends। A bead of chewing gum of mass m is gently placed at the midpoint of the rod and lowered slowly। यहाँ पे रॉड के मिड पॉइंट पे एक m मास को हमने अटैच कर दिया और उसको स्लोली लोअर कर। द एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, द एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द bead for an amplitude y0 is equals to x0 is the maximum displacement of the bead in the process of lowering।
सो देखो यहाँ पे बिड का एम्पलीट्यूड अपन वाई नॉट मान रहे, तो इन अ वे मैं बोल सकता हूँ कि इस बिड को अपन ने वाई नॉट से नीचे डिस्प्लेस किया, राइट? बिड को वाई नॉट से नीचे डिस्प्लेस करके रिलीज कर रहे, उसके करस्पॉन्डिंग स्प्रिंग्स के अंदर कितना डिफॉर्मेशन आएगा ये हमें फाइंड करना होगा। देखो रॉड मासलेस दिया हुआ है, तो मासलेस रॉड मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। और अगर मैं रॉड का एफबीडी बना, सेंटर पे mg फोर्स लग रहा होगा, रॉड और मास दोनों का ही एफबीडी बना लो, दोनों को सिस्टम ले लो, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स 1 लग रहा होगा और यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स 2। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर किसी एक्सिस के अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर 0 होता है, तो उस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या होगा? नेट टॉर्क इज गिवन बाय आई अल्फा, राइट? और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है तो नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए? 0। इट्स सिमिलर टू पुली वाला कॉन्सेप्ट। मासलेस पुली में अपन नेट फोर्स 0 मानते हैं ना, तो अगर ऊपर T1 और T1 दो टेंशन्स लग रहे और नीचे T2 लग रहे, तो T2 को 2T1 बोलने का लॉजिक क्या होगा? बिकॉज F net on the pulley is 0. Why F net on the pulley is 0? Because F net is mass into acceleration and mass is 0. तो इसलिए F net भी 0 होना चाहिए। तो उसी लॉजिक से अगर मास के बजाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आ रहा है, तो नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। और नेट टॉर्क F1 F2 का 0 कब हो पाएगा? जब दोनों की वैल्यू सेम हो, राइट? सो इससे अपन बोल सकते हैं दोनों स्प्रिंग फोर्स सेम होना चाहिए। तो अगर मैं पहले वाली स्प्रिंग में x1 का एक्सटेंशन मान लूं और दूसरे स्प्रिंग में x2 का एक्सटेंशन मान लूं, kx1 should be equals to 2kx2, yes or no? That means x1 should be equals to 2x2। और इसको अगर मैं इसमें हाँ सर अब इसमें ऐसा मतलब दिख रहा है ना कि हमने उसको थोड़ा थोड़ा नीचे किया है, तो दोनों में एक्सटेंशन सेम होना चाहिए। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि एक्सटेंशन अगर सेम होता तो तुम्हें दिख रहा है इस रॉड पे एक अनबैलेंस टॉर्क आ जाता, फोर्सेस अलग हो जाते हैं ना फिर अगर एक्सटेंशन सेम होता तो। Yes, sir. F2 बढ़ जाता, F2 की वैल्यू बढ़ जाती, और F2 अगर F1 से बढ़ जाता तो एक अनबैलेंस टॉर्क आ जाता, और अनबैलेंस टॉर्क आने की वजह से अल्फा इनफाइनाइट हो जाता। पॉसिबल है ऐसा? Sir. तो ऐसे सिचुएशंस में हमेशा नेट टॉर्क को 0 लेंगे, और नेट टॉर्क को ये 0 होने जो के लिए ये हाँ जो रॉड है वो जरूरी नहीं है ना कि हॉरिजॉन्टल रहे, मतलब। नहीं जरूरी है, इनफैक्ट वो इंक्लाइन होने ही वाला है ना। कौन सा यस, स्प्रिंग ज्यादा एक्सटेंड करेगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला। तो रॉड थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता ना, रॉड तो मासलेस है। हम लोग को कौन से मोशन में इंटरेस्टेड है, रॉड का या बिड का? पेड़ का। सेंटर पे जो बिड है उसके मोशन में हमें इंटरेस्ट है, रॉड कैसा भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, राइट? सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डिफिकल्ट क्वेश्चंस में भी तुम्हें मदद करेगा ये। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, मासलेस ऑब्जेक्ट है, तो उस पे नेट टॉर्क भी अपन 0 बोल सकते हैं। तो इससे लेफ्ट वाला जो स्प्रिंग है उसका एक्सटेंशन राइट वाले स्प्रिंग के कंपैरिजन में डबल होगा। सो अगर राइट वाले स्प्रिंग का एक्सटेंशन में x मान लूं, तो लेफ्ट वाले का 2x होगा। और इन दोनों का जो एवरेज है, कहने से वो बेड का डिस्प्लेसमेंट होगा। लेफ्ट स्प्रिंग अगर x1 से नीचे जा रहा है और राइट स्प्रिंग x2 से नीचे जा रहा है, तो बेड का जो डिस्प्लेसमेंट है y नॉट, इसको मैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 बोल सकता हूँ। ये लॉजिक समझ में आया ज्योमेट्री से? यस सर। और x1 प्लस x2 अपॉन 2 मतलब x1 को 2x मान लो और x2 को x, तो y नॉट विल बी 3x/2। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही, 2y0/3। मतलब दोनों स्प्रिंग्स के अंदर जो एक्सटेंशन है वो मैं y नॉट की टर्म्स में निकाल सकता हूँ। x1 विल बी 4y0/3 एंड x2 विल बी 2y0/3। तो स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा, F1 4/3 ky0, और F2 भी इतना ही आ जाएगा 2k इंटू 2y0/3। तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स का काम कौन कर रहा है, F1 प्लस F2। नेट रिस्टोरिंग फोर्स विल बी 8/3 ky0।
और नेट स्टोरिंग फोर्स को किसके इक्वल करते हैं अपन? मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? तो ये मास यहाँ पे डिवाइड कर दो, नीचे अलग से लिख दो ये इक्वेशन। A विल बी इक्वल्स टू 8k/3m टाइम्स y नॉट। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, इस फॉर्मेट में इक्वेशन आ गया। ये वाला टर्म क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर, राइट? तो हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 8k/3m। और सवाल में पूछा क्या है? एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द बीट। एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है किसी भी एसएचएम में? हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड मतलब वाई नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 8k/3m डाल दो, तो m कैंसिल हो जाएगा और ये 4/3 k वाई नॉट स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, राइट? ऑप्शन डी मैच हो रहा है इससे? सबको सर समझ में आपने आया? इसमें एवरेज क्यों लिया, एक बार बताना। वापस बताओ क्या बोल रहे हो? सर एवरेज क्यों लिया? एवरेज थोड़ी लिया, टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट ही होता है। मींस y नॉट इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 वो वाला। ज्योमेट्री से अगर मान ले कोई स्ट्रेट लाइन है, किसी रेफरेंस पॉइंट से ये अगर x1 नीचे और ये वाला एंड अगर x2 नीचे, तो बीच वाला पॉइंट जो है वो x1 प्लस x2/2 नीचे होगा ना, ये बोल सकते हैं अपन ज्योमेट्री से। यस सर, तो यस उस सर। लॉजिक से बोला अपन, समझा अभी? तो अपन को एनर्जी भी मिल गया और ओमेगा मिल गया, तो टाइम पीरियड भी निकाल लोगे 2π/ओमेगा। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है टाइम पीरियड का? ऑप्शन ए मैच हो जाएगा। एंड 10th में क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू दैट बाय द ग्रेविटी इन लोअरिंग द बेड टिल इट रिमेन्स एट रेस्ट। ओके, सो देखो बेड रेस्ट पे कब आएगा? उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, राइट? सो बेड जब अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, उस समय स्प्रिंग्स के अंदर जो फोर्सेस हैं 4/3 ky नॉट, और दोनों स्प्रिंग्स में सेम होगा इंटू 2। ये mg को बैलेंस कर रहा होगा। y नॉट के बजाय यहाँ पे मैं ym लिख देता हूँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला y। तो यहाँ से ym कितना आ रहा है? 3mg/8k। मतलब इससे हमने क्या फाइंड किया? हमने ये फाइंड किया कि उसको कितने अमाउंट से लोअर किया जा रहा है। तो इतने अमाउंट से अगर लोअर करेंगे तभी वो इक्विलिब्रियम पे रह पाएगा, रेस्ट पे रह पाएगा। और हमें वर्क्स का रेशियो निकालना है, तो किसी भी चीज का वर्क निकालने के लिए कौन सा थियरम दिमाग में आता है? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय ग्रेविटी, और स्प्रिंग फोर्स भी यहाँ पे वर्क कर रहा होगा, तो वी कैन थिंक अबाउट वर्क एनर्जी थियरम। इनिशियली मुझे बताओ इस बेड का वेलोसिटी कितना था? इनिशियली 0, और लोअर करने के बाद भी वो रेस्ट पे आ जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगा। दैट मींस व्हाट इज डेल्टा के? डेल्टा के शुड बी 0, राइट? इसका मतलब वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस शुड बी 0, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो उसको स्लोली लोअर कर रहा होगा, इन सब का रिजल्ट 0 होगा। यस और नो? अभी मुझे बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? ये जो बेड है वो ym अमाउंट से नीचे डिस्प्लेस कर रहा है और उसका मास m है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? m मास ym अमाउंट से नीचे आ रहा है, तो mg/ym, इसको बोल सकते हैं अपन वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव। यस mg/m में m स्क्वायर हो रहा है ना, ये कुछ मिस्टेक की है क्या अपन ने? नहीं, ठीक है, mg का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है? 3mg का होल स्क्वायर अपॉन 8k, राइट? दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। ये समझ में आया सबको यहाँ तक? आपने mg को किससे इक्वेट किया है? mg So- को नेट स्प्रिंग फोर्स से। अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मान लूं, ये पूरा अगर मेरा सिस्टम है, रॉड का तो कोई भी मास नहीं है ना,
तो पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम अगर मैं देखूं तो m मास पे तो mg नीचे लग रहा होगा और यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहे होंगे, दोनों स्प्रिंग फोर्स सेम होंगे ना, ये हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। तो mg को टोटल स्प्रिंग फोर्स से इक्वेट कर दिया, समझा? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन मान के चल रहे फाइनली। स्टेटमेंट में डायरेक्टली नहीं गिवन है बट इनडायरेक्टली तुम्हें समझ में आ रहा है, वो लोग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल एजेंट जो है वो बीड को कौन से पोजीशन तक लोअर कर रहा है, जहां पे वो रेस्ट पे रह पाए, इट रिमेन्स एट रेस्ट। तो वो मीन पोजीशन ही होगा ना जहां तक उसको लोअर किया जा रहा है। क्लैरिफाई हुआ ये डाउट? Yes, sir. ओके, सो वी कैलकुलेटेड वर्क डन बाय ग्रेविटी। नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए बताओ हमारा? क्या अपन वर्क डन बाय एक्सटर्नल डायरेक्टली निकाल पाएंगे? नो सर। हमें वर्क डन बाय स्प्रिंग निकालना होगा एंड सबको पता है वर्क डन बाय स्प्रिंग इज माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, राइट? सो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? हाफ के x1 का स्क्वायर प्लस हाफ के x2 का स्क्वायर। हमने x1 x2 y के टर्म्स में निकाला था। x1 was 4y0 by 3 and x2 was 2y0 by 3. तो ये आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, k/2 कॉमन आ जाएगा, ym² ये भी कॉमन एंड नीचे 3 का स्क्वायर ये भी कॉमन आ रहा है। कुछ टर्म्स मिस कर रहे हैं अपन, कॉमन में और कुछ आ रहा है? सर 4। सेकेंड में खाली 2 है ना, तो 4² और 2² को अलग से ऐड कर दो, क्या बचेगा? 16 + 4 20, राइट? सो ये 10k/9 इंटू ym²। ym² मतलब ym की वैल्यू डाल दो इधर, तो 10k/9, ym is 3mg/8k, तो 3 का स्क्वायर और 9 कैंसिल हो जाएगा, नीचे खाली k बचेगा। 8 का स्क्वायर इज 64 और ऊपर 10 टाइम्स mg का स्क्वायर बच रहा है, राइट? देखो कैलकुलेशन सही किया है क्या? ये स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगा। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस ऑफ दिस, -5/32 mg का स्क्वायर बाय k। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को क्या बोल सकते हैं अपन? माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो दोनों को अगर अपन ऐड कर दे, mg का स्क्वायर बाय k ये कॉमन ले लो, वर्क डन बाय ग्रेविटी में 3/8 है और यहाँ पे -5/32 इंटू 4 कर दो, 12 - 5 कितना होगा? 7। कुछ तो कैलकुलेशन में गड़बड़ लग रही है, इससे रेशो आ रहा है क्या? आंसर में क्या दिया हुआ है आंसर? आंसर की एक बार चेक करके बताओ कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। सर सर बी। 1:2। वहीं पे तो अपन कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, सेकंड बार वापस चेक करते हैं सारी स्टेप्स। जिस स्प्रिंग में x2 एक्सटेंशन हो रहा है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k होना चाहिए, करेक्ट? तो इसको अगर अपन 2k कर दे
अभी देखते हैं कि ये सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं. लेट मी इरेज एवरीथिंग अगेन. और कैलकुलेशन थोड़ा और स्मार्ट तरीके से करने की कोशिश करते हैं. इससे क्या मिलेगा? के x1 स्क्वायर बाई 2 प्लस के x2 स्क्वायर. इनिशियली सब कुछ वाईएम के टर्म्स में रहने देते. अपन ने xm किसके इक्वल देखा था? x1 4ym by 3 and 2ym by 3. k by 2 कॉमन ले लो. यहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर बच जाएगा. x1 स्क्वायर इज 4ym by 3 का होल स्क्वायर. एंड x2 स्क्वायर इज 2ym by 3 का होल स्क्वायर. राइट. कैलकुलेशन बहुत ही गंदे आ रहे हैं इससे भी. ym स्क्वायर बाय 9 ये टर्म कॉमन रहेगा ना. और अंदर क्या बचेगा? 4 स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 8. अंदर 24 बच रहा है. यस और नो? सो फाइनल एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग इज 24. अच्छा, इसको 12 कर दो. 3 से भी होगा. हाँ, और 3 से भी हो जाएगा. तो ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो रहा है. तो ये 4/3 के ym का स्क्वायर आ रहा है. राइट. एक्चुअली अपन को रेशियो ही चाहिए ना, तो ym की, इसको ym के टर्म्स में ही रहने देते, वो बेटर होता. वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mg ym एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज 4/3 के ym का स्क्वायर. mg किसके इक्वल है? mg इज 8k/3 ym. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? 8k/3 ym का स्क्वायर. ये रिजल्ट अपन यूज करेंगे फॉर वर्क डन बाय ग्रेविटी. देखो अभी शायद आ जाएगा ना रेशियो. 2 का ही फैक्टर मिसिंग है. अच्छा, वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ये तो अपन ने एक्चुअल में पोटेंशियल नेगेटिव. एनर्जी निकाला था. सो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज नेगेटिव ऑफ दिस. सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वो भी -4/3 के ym स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इन तीनों का सम 0 होना चाहिए. तो अगर मैं इनके वर्क डन के मैग्नीट्यूड्स का रेशियो लूँ तो रेशियो 2 आ जाएगा. समझ में आया सबको अभी? एनी डाउट इन एनी स्टेप? एक्चुअली रेशियो 1:2 होगा. रेशियो किसका पूछ रहे? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू द वर्क डन बाय ग्रेविटी. तो ग्रेविटी का वर्क डन डबल है ना, तो आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी. यस सर. Comprehension 4. The graphs in the figure show that a quantity y varies with displacement d in a system undergoing SHM. Y versus displacement का ग्राफ दिया हुआ है. Which graphs best represents the relationship obtained when y is the total energy? Total energy constant होगा ना, तो ग्राफ 1 total energy रिप्रेजेंट कर रहा होगा. आसान है ये. Which graph best represents the relationship obtained when y is time? तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम अगर मैं इस तरीके से प्लॉट करूं, एक्स और वाई एक्सिस इंटरचेंज हो गए, तो ऐसा साइन ग्राफ बन जाएगा इधर. ये ऑब्जर्व कर पा रहे सब लोग? एंड क्वेश्चन 13 में क्या पूछा है?
अच्छा, क्वेश्चन 13 ये है, द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। y अगर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम रहा तो भी कॉस या फिर साइन जैसा ही ग्राफ आने वाला है, इस तरीके से, राइट। मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 14, कॉलम 1 का पहला एंट्री देखो, अ फ्लोटिंग ब्लॉक 13 ऑसिलेटिंग। का आंसर नन दिया है। यस सर। 13 का नन दिया, अच्छा एक तो सेकंड। आएगा ना, तो उसमें अच्छा सॉरी, ये साइन ग्राफ है ना, तो एक्चुअल ये साइन ग्राफ है, तो वेलोसिटी में जो कॉस ग्राफ है वो एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए अगर ना ग्राफ। डिस्टेंस और वेलोसिटी में है तो 10 ग्राफ आना चाहिए ना। एक सेकंड, सॉरी सॉरी, हाँ वेलोसिटी और डिस्टेंस में, सॉरी टाइम नहीं, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है वो कैसे शेप का होता है, एक्चुअली एलिप्टिकल शेप का होना चाहिए ना, यस। तो इसलिए नन ऑफ दिस आ जाएगा, करेक्ट। अगर ये यहाँ पे टाइम होता और यहाँ पे वेलोसिटी होता तो ऐसा शेप का कुछ ग्राफ आता। एनीवेज, तब भी कुछ डाउट है क्या, बताओ। सर वेलोसिटी और टाइम के इसमें कॉस के जैसे ग्राफ आएगा ना। कॉस के जैसे आता, मैं वही बता रहा था कि अगर मान लो ये सिचुएशन होती, टाइम को अगर वाई एक्सिस पे प्लॉट किया और वेलोसिटी को एक्स एक्सिस पे, तो ऐसे कॉस का ग्राफ ऐसा बन जाता है ना। क्वेश्चन 14, फ्लोटिंग ब्लॉक ऑसिलेटिंग ऑन अ लिक्विड सरफेस। सो ऐसे ब्लॉक पे जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो किसकी वजह से होता है, एक्स्ट्रा बुएंसी, राइट। तो ऑप्शन ए जो है वो पी से मैच हो रहा है। बी में क्या दिया है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। इसका एक्सप्रेशन याद है किसी को भी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि एक्स्ट्रा बुएंसी फोर्स में डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एक्स्ट्रा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, ये टर्म आ जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड का एक्सप्रेशन फाइनल आंसर में भी रहने ही वाला है, तो क्यू गलत है। टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन डेंसिटी, आर मैच हो रहा है, दैट मीन्स ए एंट्री पी और आर से मैच हो रहा है। एंड व्हाट अबाउट एस, नो चेंज इन टाइम पीरियड एट डिफरेंट प्लैनेट्स। नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स में जी का भी टर्म आएगा, राइट, तो जी पे डिपेंड करेगा, तो एस मैच नहीं होगा। समझ में आया सबको लॉजिक, ए एंट्री पी और आर से मैच हो रहा है। वैसे ही बी एंट्री देखो, अ पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग कंप्लीटली इमर्स्ड इन द लिक्विड, तो उसका जो जी इफेक्टिव है वो किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करेगा और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करेगा। बट मुझे बताओ यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है, क्या यहाँ पे लिक्विड का बुएंसी फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है, वो तो रिस्टोरिंग फोर्स को कम कर रहा होगा ना। अगर पेंडुलम को तुम किसी लिक्विड के अंदर डिप करते हो और इसको डिस्प्लेस करते हो, तो नीचे mg और ऊपर बुएंसी, तो बुएंसी तो रिस्टोरिंग फोर्स को ओपोज कर रहा है। नेट रिस्टोरिंग फोर्स इज mg माइनस बुएंसी, तो क्या बी एंट्री पी से मैच होगा, नहीं पी नहीं आएगा। व्हाट अबाउट क्यू, टाइम पीरियड बट डिपेंड्स ऑन अगर डेंसिटी। सर बट अगर पेंडुलम अगर उल्टा होता था तो। हाँ वेरी गुड, ये अच्छा इमेजिनेशन है, अगर उल्टा होता तो ऑप्शन पी आ जाता। बट मुझे बताओ बाय डिफॉल्ट जब पेंडुलम ये वर्ड अपन सुनते, तो बाय डिफॉल्ट अपन पेंडुलम को कैसा मानेंगे, स्ट्रेट ही मानेंगे ना, सिंपल ऑसिलेशन। कहीं पे मेंशन नहीं किया तो अपने आप से अज्यूम मत करो। पर अगर उल्टा होता तो अपन लिक्विड का भी रिस्टोरिंग फोर्स ले लेते, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में टाइम पीरियड लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, राइट, क्यू इज करेक्ट। सॉरी, क्यू में क्या दिया है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, क्यू इनकरेक्ट है, सॉरी आर आएगा ना इससे। और जी इफेक्टिव पे डिपेंड करेगा टाइम पीरियड, यस सर। यस 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, तो एस इनकरेक्ट है। इस तरीके से अपन सारे एंट्रीज चेक कर सकते हैं ना, सबको समझ में आ रहा है ये। व्हाट अबाउट एंट्री सी, ऑसिलेटिंग बॉल filled with non-viscous liquid,
किसी बॉल के अंदर अगर अपन नॉन विस्कस लिक्विड भरते, मगर किस तरीके से ऑसिलेट हो रहा है ये क्लैरिटी गिवन नहीं है ना कुछ भी। इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट लग रहा है सी में। स्प्रिंग से कनेक्ट होके ऑसिलेट कर रहा है या फिर पेंडुलम से कनेक्ट होके ऑसिलेट कर रहा है, कुछ दिया नहीं। इसका एक बार आंसर चेक करो, 14th का सी का क्या आंसर दिया हुआ है? सर पी एंड क्यू। P and Q, restoring force due to liquid and time period independent of density of the liquid. ऑप्शन सी का एक इंटरप्रिटेशन अपन ऐसे सोच सकते कि अगर बॉल सिंपल पेंडुलम की तरह ऑसिलेट कर रहा होता और इसमें एक लिक्विड भरा होता, इसको अगर मैं रोटेट करता तो लिक्विड को मैं उसके सेंटर पे पॉइंट मास की तरह मान लेता, बिकॉज नॉन विस्कस लिक्विड दिया हुआ है तो उसका कोई भी रोटेशन नहीं होगा, और लिक्विड का जो वेट होगा mg वो रिस्टोरिंग फोर्स में मदद कर रहा होगा, और लिक्विड का डेंसिटी भी मैटर नहीं करेगा, उसका खाली वेट इसको रिस्टोर कर रहा है, और मास भी टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन में फाइनली कैंसिल हो जाएगा। तो इससे ऑप्शन पी और क्यू मैच हो रहे हैं ना, रिस्टोरिंग फोर्स इज ड्यू टू द लिक्विड एंड टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ओके, तो सी का अपन एक इंटरप्रिटेशन ये सोच सकते, सर पी कैसे आया? लिक्विड का जो वेट है mg वो रिस्टोर करने में मदद कर रहा होगा ना। हाँ ओके सर। यस। ऑप्शन डी देखो अभी, लिक्विड इन अ यू ट्यूब ऑफ टोटल कॉलम लेंथ L। अपन ने ऐसा टाइप का सवाल देखा था एक, अपन ने एक्चुअली स्पेशल केस, ये इसका स्पेशल केस होगा, अपन ने ये वाला सवाल देखा था, याद है सबको, इंक्लाइन ट्यूब्स वाला। तो अगर लिक्विड इन अ यू ट्यूब हमें चेक करना है तो इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? मान लो हमें प्रीवियस कोई भी रिजल्ट याद नहीं, इट्स अ न्यू क्वेश्चन, तो इसको फटाफट कैसे डिराइव करेंगे? लेट्स से दिस इज यू ट्यूब, इनिशियली लिक्विड, दोनों आर्म्स में लिक्विड्स का लेवल कैसा होगा? सेम, और टोटल लेंथ L दिया हुआ है, तो अगर लिक्विड को मैं x से डिस्प्लेस करता हूँ तो यहाँ पे वो x से ऊपर चला जाएगा, तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे एक्स्ट्रा वेट आ गया लिक्विड का, अज्यूमिंग दोनों आर्म्स का एरिया सेम। ये एक्स्ट्रा वेट कितना होगा? 2x इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू g, और ये एक्स्ट्रा वेट को किसके इक्वल करेंगे? टोटल मास ऑफ द लिक्विड, मतलब डेंसिटी इंटू L इंटू A। तो तुम्हें दिख रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड का एक्सप्रेशन कैंसिल हो गया, एंड एक्सेलरेशन इज कमिंग आउट टू बी 2 by L टाइम्स x। सर ए भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एरिया का भी टर्म होगा, एरिया के टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या टाइम पीरियड लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा? लिक्विड का डेंसिटी कैंसिल हो गया, दैट मींस टाइम पीरियड शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ऑप्शन क्यू मैच हो रहा है, और जी पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑप्शन एस मैच नहीं होगा, राइट। एंड व्हाट अबाउट रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द लिक्विड? यहाँ पे लिक्विड का वेट ही इसको रिस्टोर कर रहा है ना वापस, तो ऑप्शन पी भी मैच हो जाएगा। देखो ये मैच हो रहा है ऑप्शंस पी एंड क्यू। यस सर। समझ में आया सबको ये? ओके, नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हैविंग लेंथ L inside the lift moving upwards with acceleration g/2। तो यहाँ पे इफेक्टिव g क्या होगा? 3g/2, g plus g/2, and time period will be 2 pi under root L upon g effective। तो कौन सा एंट्री मैच हो रहा है? A के लिए Q मैच हो रहा है, राइट। वैसे ही B का भी सॉल्व कर लोगे, आसान है ये। एंड C का भी हमने देखा था, अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा तो G इफेक्टिव अंडर रूट A² प्लस G² आ जाएगा। B में G इफेक्टिव G माइनस G/2 आ जाएगा,
And what about D? Time period of simple pendulum when it is placed on a planet having half the mass of the earth and half the radius of the earth. तो इस केस में acceleration due to gravity planet पे कितना होगा? half the mass of the earth. तो g m/2 upon r/2 का स्क्वायर, राइट? तो तुम्हें दिख रहा है ये 2 टाइम्स gm/r² के इक्वल आ रहा है. तो D केस में इफेक्टिव ग्रेविटी 2 टाइम्स g हो गया होगा. ओके, तो फॉर्मूला में डाल देना, इससे तुम्हें आंसर मिल जाएगा. क्वेश्चन 16. The radius of earring, disc and length of the rod and side of the square plate, ये सब कुछ R दिया हुआ. Then match the time period of different objects executing SHM about an axis perpendicular to its plane and passing through the edge. स्क्वायर के लिए क्या बोला है? स्क्वायर के लिए जो एक्सिस है वो प्लेट के परपेंडिकुलर है और उसके वर्टेक्स से पास हो रहा है, राइट? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है सबको फिजिकल पेंडुलम के लिए? 2 पाई अंडर रूट क्या होता था बताओ? आई अपॉन mgd. आई कौन से पॉइंट के अबाउट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास या हिंज पॉइंट के अबाउट? हिंज पॉइंट. हिंज पॉइंट के अबाउट. बस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो. एंड डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन हिंज एंड सेंटर ऑफ मास. तो रिंग के लिए क्या होगा? हिंज पॉइंट के अबाउट आई क्या लेंगे ये रिंग के लिए? 2mr² और डी को r ले लेंगे. तो इससे तुम इयरिंग का टाइम पीरियड निकाल लेना. व्हाट अबाउट डिस्क? डिस्क के लिए आई क्या होगा? mr²/2 प्लस mr², 3mr²/2. एंड डी इसके लिए भी r रहेगा, सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे ही. रॉड के लिए I is ml²/3 and d is r/2. Distance between center of mass and hinge is r/2. And finally square. स्क्वायर का ओरिएंटेशन ऐसा होगा, उसको इस वर्टेक्स के अबाउट हिंज किया हुआ है. तो तुमने रोटेशन में पढ़ा होगा ना, ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr²/3 होगा. ये रिजल्ट पता है सबको? अगर याद नहीं है तो तुम ऐसे विजुअलाइज करो, ये वाला जो एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/3 होगा और ये एक्सिस के अबाउट भी mr²/3 होगा. ये रिजल्ट तो पता होगा ना सबको? यस सर. तो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट 2mr²/3 हो जाएगा. तो इसके लिए ये आई होगा. एंड डी की वैल्यू क्या होगी? डायगोनल का आधा, मतलब r/√2. तो ये सारे वैल्यूज फॉर्मूलाज में डाल दो, उससे तुम्हें सबका टाइम पीरियड मिल जाएगा, राइट? Question 17. A body executing SHM has amplitude A. Match the following. Velocity becomes half of maximum. तो फॉर्मूला यूज कर लो, v equals to omega a² minus x². तो v² is omega² a² minus x². वेलोसिटी को a/2 पुट कर दो, इससे तुम्हें a पार्ट का आंसर आ जाएगा. पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3 पोटेंशियल एनर्जी को हाफ m ओमेगा² x² लिख दो. काइनेटिक एनर्जी को हाफ m ओमेगा² a² माइनस x² लिख दो. दिस इज इक्वल्स टू 3. तो इसको सॉल्व करके x मिल जाएगा. वैसे ही ke अपॉन t हाफ m ओमेगा² a² माइनस x², ये ke होगा. एंड t मतलब हाफ m ओमेगा² a². इसको सॉल्व करने पर वापस x मिल जाएगा. एक्सेलरेशन इज 1/4 ऑफ मैक्सिमम. अच्छा, एक्सेलरेशन तो ओमेगा² x होता है, इट्स प्रोपोर्शनल टू x. तो अगर एक्सेलरेशन 1/4 हो रहा है तो x भी 1/4 होगा, a/4. तो d का अपन r बोल सकते हैं, है ना? और बाकी सब भी ये फॉर्मूले से सॉल्व कर लेना. क्वेश्चन 18. द ग्राफ प्लॉटेड between phase angle phi, y axis पे phase angle को प्लॉट किया जा रहा है phi, and displacement of a particle from equilibrium position
is a sinusoidal curve as shown in the figure, then the best matching is. इसका अगर अपन फेजर डायग्राम देखते हैं, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया अपन ने। फेज एंगल जो है वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया जा रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय एक्सिस। तो ये साइनोसॉइडल कर्व दिखाई दे रहा है, दैट मींस y इक्वल्स टू a sin phi मान सकते हैं अपन, राइट? ये रिलेशन होगा। इनिशियली वो अपने मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फेज एंगल का ग्राफ कैसा होगा? वेलोसिटी कितना होगा? a cos phi। एक्चुअली यहाँ पे ओमेगा का भी टर्म आ जाएगा, phi को ओमेगा t लिख दो, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू a ओमेगा cos phi, राइट? एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी cos स्क्वायर के ग्राफ पे डिपेंड करेगा, राइट? वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी साइन स्क्वायर के ग्राफ पे डिपेंड करेगा। टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट एंड वेलोसिटी कॉस के ग्राफ पे डिपेंड करेगा। तो ये सारे ऑप्शंस मैच हो जाएंगे। ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन फॉर एक्सरसाइज 3।